स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में शॉटकी और फ्रैंकल के बाद जो हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट है वो आपका आ जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट अब आपका ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट है आपका बी डिफेक्ट या डिफेक्ट टाइप ऑफ बी। ठीक है, कौन सा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इस तरह के डिफेक्ट की क्या पहचान होती है कि इसमें स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस का जो रेशियो होता है वो आपका चेंज हो जाता है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लें कि द डिफेक्ट, ठीक है, द डिफेक्ट in the defect which disturb the stoichiometry of crystalline substance अच्छा, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को ही सॉलिड सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें स्टोइकियोमेट्री आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि कैटायन और एनायन ये आपके इक्वल नहीं रह जाते हैं। तो जब इक्वल नहीं रह जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, एक आपका या तो कैटायन ज़्यादा हो और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि या फिर एनायन ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर कैटायन ज़्यादा होता है तो उस तरह के डिफेक्ट को कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर कैटायन ज़्यादा हो तो उस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और अगर एनायन ज़्यादा होता है तो उसको क्या कहा जाता है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है अभी समझ में आ जाएगा। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मेनली आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक, और सेकंड वन आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस में क्या होता है? आपका कैटायन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिया जाए, आयनिक सब्सटेंस अगर हम लोग लें तो उसमें कैटायन आपका क्या होता है? मेटल ही होता है। तो जिसमें अगर एनायन से कैटायन का नंबर ज़्यादा है उस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और अगर किसी में एनायन ज़्यादा है कैटायन से तो हम लोग कह देते हैं कि वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये दोनों हम लोग साथ ही साथ क्लियर करते चलते हैं। ओके, तो हेडिंग डाल दिया जाए मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है और फिर उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है? ठीक है, अब इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट को भी हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसके ओरिजिन के बेसिस पर, ये किस तरह से अराइज होता है इसके बेसिस पर इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक, मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकता है, या तो बाहर से कोई मेटल आ जाए, ठीक, या तो बाहर से कोई मेटल आ जाए तो मेटल एक्सेस, या अंदर का एनायन बाहर चला जाए। ठीक, अब जैसे आपके क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बराबर है, दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे ज़्यादा हो सकते हैं? या तो बाहर से कोई एक लड़का आ जाए क्लास में आपके, या फिर आपकी क्लास से कोई एक लड़की बाहर निकल जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है और इन दोनों पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, इन दोनों पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से अराइज होता है। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anion vacancy. anion vacancy, metal excess defect due to anion vacancy. अच्छा, ये कैसे अराइज होता है आपका? ठीक, अब इसको कैसे हम लोग एक डायग्राम बना करके इसको समझ लेते हैं, एनायन वैकेंसी कैसे ये जनरेट होता है। ओके, एक सॉलिड बनाया जाए। ये आपका सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ये आपके अभी इसको लिखवा भी दिया जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अब इसमें हम लोग आयंस बना देते हैं। ये आपका मेटल है, ठीक, ये आपका एनायन है, मेटल कैटायन, ये आपका नॉन मेटल एनायन, मेटल कैटायन, नॉन मेटल एनायन, फिर ये नॉन मेटल एनायन, मेटल कैटायन, ठीक। ये जगह छोड़ी गई है, अभी बताया जाएगा क्यों। देखिए, कई बार होता क्या है कि ये जनरली ऑक्साइड्स में देखने को मिलता है, ये जनरली ऑक्साइड्स में देखने को मिलता है कि कोई एक एनायन या कोई एक ऑक्साइड, किसी मेटल का कोई एक ऑक्साइड, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो होता क्या है कि जो ऑक्साइड, दैट मीन्स ऑक्सीजन का जो आयन होता है, वो अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़ करके, पूरे के पूरे सब्सटेंस को छोड़ करके एस्केप कर जाता है। ओके, जब पूरा का पूरा ऑक्सीजन एस्केप कर जाएगा तो दिक्कत ये होती है कि ठीक है, चलो एक एटम चला गया, एक आयन चला गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर भी तो असर पड़ता है। अरे भाई, एक चार्ज चला जा रहा है, ठीक है, तो डेंसिटी जो कम हो रही है वो ठीक है, एक वैकेंसी जनरेट हो रही है वो तो ठीक है, पर एक नेगेटिव चार्ज की कमी भी तो आ गई। दैट मीन्स पूरे के पूरे सब्सटेंस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा, या जितने यूनिट वो सब्सटेंस के ऊपर चार्ज होगा उतना चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएगा। उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो एनायन आपका यहाँ से बाहर जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ के जाता है, जिस इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर चार्ज डेवलप हुआ था, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर चार्ज डेवलप हुआ था, और इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एफ सेंटर्स। इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एफ सेंटर्स, ठीक है। अच्छा, इस एफ का मतलब एफसीसी से मत समझ लीजिएगा, इस एफ का मतलब होता है फॉर्बेन जेंटर। फॉर्बेन का मतलब होता है आपका, फॉर्ब का मतलब होता है कलर, ठीक है। यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्साइट होकर के ऑक्साइड्स में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। इन्हीं को क्या कहा जाता है, फॉर्बेन जेंटर इलेक्ट्रॉन, और यही एक्साइट होकर के क्या होते हैं, आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। जब यहाँ से एक एनायन निकला है तो यहाँ पर क्या चीज़ जनरेट हुआ था, यहाँ पर जनरेट हुआ था एक वैकेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं होल। तो एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी हमें देखने को मिला, ठीक। ये ऐसे सब्सटेंस में देखने को मिलता है जिसमें जो एनायन की साइज़ होती है वो कैटायन की साइज़ से बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान से सुनते चलिएगा, हर चीज़ लिखवा पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इसलिए सुनते भी चलिए। ये डिफेक्ट ऐसे सब्सटेंसेज में देखने को मिलता है जिन सब्सटेंसेज में जो आपके एनायन होते हैं उनकी साइज़ कैटायन के साइज़ से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जनरली ऑक्साइड्स में देखने को मिलता है, मेटल के ऑक्साइड्स में देखने को मिलता है। तो ये आपका एक हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट दूसरा है, इसी का ही बी पार्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। इंटरस्टिशियल कैटायंस का मतलब क्या होता है? बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस से कोई कैटायन आकर के इस सॉलिड के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले वो सॉलिड को बनाते हैं। ठीक है, सॉलिड को बनाने का मतलब क्या है? ये आपका ये आयनिक सॉलिड है। ठीक, m प्लस एक्स माइनस 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 m प्लस। ठीक भाई, एक कैटायन के बगल में दूसरा कैटायन नहीं रह सकता, तो ये मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर x माइनस m प्लस एक्स माइनस m प्लस। अब ये m प्लस क्या है? मेटेलिक कैटायन है। ये x माइनस क्या है? नॉन मेटेलिक एनायन है। ठीक है, नॉन मेटेलिक एनायन है। ठीक, होता क्या है कि ये आपका लैटिस पॉइंट है। बाहर से इसी मेटल का कोई एक आयन अगर बाहर से इसके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। और देखिए, ये जनरली ये जो दोनों डिफेक्ट हैं कुछ हद तक हम लोग जनरेट करते हैं उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इन्हेंस या इंक्रीज करने के लिए इस तरह के डिफेक्ट जनरेट भी किए जाते हैं। भाई, परफेक्ट सॉलिड हमारे बहुत काम नहीं आता है। जो 100% परफेक्ट सॉलिड्स होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक बात तो ठीक है, समझ में आ रही है कि कैटायन ज़्यादा हो गया तो इंटरस्टिशियल कैटायन के कारण यहाँ पर है, पर चार्ज भी तो ज़्यादा हो गया यार, एक पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, ये आयन अगर बाहर से आया, ध्यान से मेरी बात सुनना, अंदर की बात बता रहा हूँ, अगर ये आयन आपका बाहर से आया है तो बाहर ये आयंस के फॉर्म में तो रहा नहीं होगा। बाहर ये किस फॉर्म में था? बाहर ये एटम के फॉर्म में था। और यही एटम किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? यही एटम आपका आयन में कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो अगर एक कैटायन आपका यहाँ पर आया तो यही इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में चला आता है। ठीक, जिससे इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। बात समझ में आ रही है? तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। ये जो आपका क्लोरीन लिख रहा हूँ, हेलोजन आप मान लेते हैं, हेलोजन या फिर कोई भी नॉन मेटल है, ये जब आपका बाहर निकला है तो एक्स एटम के फॉर्म में, क्योंकि बाहर तो आयंस के फॉर्म में रहेगा नहीं, ये बाहर तो आपका चार्ज रहेगा नहीं, तो होगा क्या? ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर निकलता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बाहर निकलता है। ठीक, तो ये आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है अराइज हुए ड्यू टू एनायन वैकेंसी और ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन के अंदर आ जाने की वजह से और एनायन की वैकेंसी के कारण। ठीक, एनायन की वैकेंसी। अच्छा, एक चीज़ और, कभी भी ये मत सोचिएगा कि बाहर से कोई एनायन कभी इंटरस्टिशियल साइट में आ सकता है। कभी भी बाहर से कोई एनायन इंटरस्टिशियल साइट में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि एनायन की जो साइज़ होती है वो कैटायन की साइज़ से ज़्यादा होती है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक, यहाँ पर अब हम लोग क्लियर करते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट।
थोड़ी सी जगह बना लीजिए भाई। और यहाँ पर लिख लेते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में सेकंड है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि ये इसके भी अराइज होने के दो रीज़न हैं। ठीक, इसके अराइज होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है आपका ड्यू टू मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है। दैट मीन्स मेटल की कमी। ठीक, मेटल की कमी, दैट मीन्स कैटायन की कमी, ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। कैटायन की वैकेंसी के कारण जो आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जनरेट होता है, हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मत सोच लीजिएगा कि एनायन आ सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एनायन कभी भी किसी भी आयनिक सॉलिड में बाहर से नहीं आता है। ठीक है, क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ मेटेलिक कैटायन के कारण ये जनरेट होता है। हम क्या करते हैं, सॉलिड बनाते हैं, m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस, फिर x माइनस m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस, और ये आपका x माइनस, यहाँ पर x माइनस, और यहाँ पर x माइनस m प्लस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दो जगह मैंने खाली छोड़ी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, होता क्या, वैकेंसी है आपकी यहाँ पर। ठीक, वैकेंसी है आपकी यहाँ पर हम m प्लस लिख देते हैं। वैकेंसी आपकी यहाँ पर है। ठीक, मतलब एक कैटायन आपका क्या हो गया, एक कैटायन आपका पूरा का पूरा लैटिस छोड़ के बाहर निकल गया कहीं। आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हो सकता है कि सनलाइट के एक्सपोजर में हो गया, हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पा गया हो। ठीक, किसी तरह उसने अपने लैटिस साइड से वो स्केप कर गया है, अपने पूरे के पूरे इंटायर क्रिस्टल लैटिस से स्केप कर गया है। कोई दिक्कत नहीं, स्केप कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर स्केप कर गया है तो नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज आपका कम हो गया कि नहीं हो गया, नेगेटिव चार्ज से कम हो गया। अब यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिख रहा है, किस तरह से वो न्यूट्रल होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है आपके किसी दूसरे मेटेलिक एटम द्वारा या दूसरे मेटेलिक आयन द्वारा। उसी सब्सटेंस का कोई दूसरा मेटेलिक आयन अपने चार्ज को इंक्रीज कर देगा। ठीक, अब कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई अपने चार्ज को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे। तो आपने वेरिएबल वैलेंसी का नाम सुना होगा, वेरिएबल वैलेंसी। ठीक, वेरिएबल वैलेंसी मतलब जो सब्सटेंस अपनी वैलेंसी को चेंज कर देते हैं। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट, जनरली क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट ही इस तरह का डिफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि उनमें टेंडेंसी होती है वेरिएबल वैलेंसी शो करने की। फॉर एग्जांपल आयरन का ऑक्साइड। ठीक, आयरन का ऑक्साइड क्या करता है, इस तरह के डिफेक्ट को शो करता है। ठीक है, क्योंकि कैटायन आपका आयरन है, वो 2+ भी शो कर सकता है वैलेंसी, 3+ भी शो कर सकता है। ठीक है, तो अब हम एक बार फिर से ज़रा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस इसमें इक्वल नहीं रहते हैं। ठीक है, ये दो तरह से हो सकता है, या तो कैटायन ज़्यादा हो दैट मीन्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या फिर एनायन ज़्यादा हो दैट मीन्स मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट।
तो अगर आपके कैटायन ज़्यादा हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो ये दो तरह से अराइज होता है। ड्यू टू एनायन वैकेंसी, दैट मीन्स आपके एनायन बाहर निकल गए हों, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाते हैं जिसको बोलते हैं एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन या फिर फारबेनजेंटर इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई सब्सटेंस जब हम हीट करते हैं, कोई ऑक्साइड, ठीक है, जैसे लिथियम का ऑक्साइड है, वो आपका पिंक कलर का दिखाई देता है। लिथियम का ऑक्साइड आपका पिंक कलर का क्यों दिखाई देता है? ठीक है, लिथियम का जो ऑक्साइड है वो पिंक कलर का क्यों दिखाई देता है? पिंक कलर का दिखाई देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एफ सेंटर्स। ठीक है, एफ सेंटर्स इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो ऐसा दिखाई देता है। सोडियम ऑक्साइड आपका हीट करने पर येलो कलर का दिखाई देता है। सोडियम ऑक्साइड हीट करने पर येलो कलर का दिखाई देता है इसी एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक, तो कलर के लिए जो कंपाउंड्स हैं उनमें कलर के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है वो आपने देख भी लिया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। ठीक है, ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस एक और मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंटरस्टिशियल, बाहर से फॉरेन कोई एक एलिमेंट, उसी सब्सटेंस में जो कैटायन है वही कैटायन का कोई एक एटम बाहर से आ जाता है और साथ ही साथ वो एटम जिस इलेक्ट्रॉन को निकाल कर कैटायन बना उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के आता है दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में। ओके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। डेंसिटी आपकी इसमें क्या हो गई? बढ़ गई। इसमें डेंसिटी बढ़ गई, इसमें डेंसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों में मेंटेन है। अब आता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट देखिए किस चीज़ के कारण अराइज होता है? सिर्फ और सिर्फ कैटायन वैकेंसी के कारण अराइज होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई एनायन आ जाए, तो भी पॉसिबिलिटी तो है कि बाहर से कोई एनायन आ जाए तो ये आपका मेटल डिफिशियंसी अराइज हो सके। ठीक, बट ये सिर्फ पॉसिबिलिटी ही है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनायन की साइज जनरली कैटायन की साइज से बहुत ज़्यादा होती है। ओके, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। ओके, अब ये चीज़ क्लियर होने के बाद जो आपका तीसरा डिफेक्ट है वो छोटा सा टॉपिक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक, वो आपका छोटा सा टॉपिक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। साथ ही इसको भी क्लियर करते चलते हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा जो हम लोग इसके तुरंत बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सी डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है? ये कुछ हद तक ये जो कैटायन वैकेंसी है, ठीक है, जो आपने कैटायन वैकेंसी पढ़ा है, या फिर ये इंटरस्टिशियल वाला जो आपका है, कुछ हद तक इसके तरह होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बस इसमें क्या होता है कि जो बाहर से आने वाला सब्सटेंस होता है वो आपका उसी कैटायन का नहीं होता है। ठीक है, वही सेम कैटायन नहीं होता है। ठीक, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग NaCl और स्ट्रोंशियम क्लोराइड को NaCl प्लस SrCl, ठीक है, SrCl2, सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला दें। ठीक, सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला दें। ठीक है, अच्छा मिलाते कैसे हैं? पहले मेल्ट करते हैं फिर मिलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका लैटिस बनाते हैं हम लोग। तो इसको मिला देने के बाद होता क्या है? आपका कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ओके, एनायन कैटायन एनायन कैटायन, ये बना दिया जाए। और बना करके फिर आपको समझा देते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बाद इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक, और न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग क्लियर कर लेंगे। Na+Cl-। ठीक, यहाँ पर एनायन देखिए सेम है, कैटायन चेंज है। Na+Cl-, फिर यहाँ Cl-, ये जगह छोड़ देते हैं अभी समझाने के लिए। Cl-, Na+, Cl-, Na+Cl-, फिर Cl-, Na+Cl-, और इस जगह को छोड़े हुए हैं समझाने के लिए। देखिए होता क्या, ये आपको दो सोडियम, ठीक, दो सोडियम आपके बाहर निकल जाते हैं।
जब भी हम सोडियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाते हैं और इनकी जगह पर कौन आ जाता है, स्ट्रोंशियम आ जाता है। अब देखिए सोडियम पर कौन सा चार्ज है, आपका सोडियम पर है +1 चार्ज और स्ट्रोंशियम पर है +2 चार्ज। ठीक, सोडियम पर है +1 चार्ज, स्ट्रोंशियम पर है +2 चार्ज। होता क्या है कि 2 सोडियम को एक स्ट्रोंशियम रिप्लेस कर सकता है। तो इन दोनों सोडियम की जगह पर सिर्फ एक ही स्ट्रोंशियम आ जाए तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, और इस जगह पर आ जाता है एक स्ट्रोंशियम 2+, और यहाँ पर वैकेंसी हमारी क्या रहती है, वैकेंसी हमारी जस का तस बनी रहती है। ठीक है, एज सच ये वैकेंसी यहाँ पर जनरेटेड रहती है। ठीक, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसी तरह के डिफेक्ट को कहा जाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अच्छा ठीक है, इसमें हमने 2 अलग अलग सब्सटेंस मिलाए हैं और इसी मिलाने के प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है डोपिंग। इसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। अगर हम लोग कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी प्योर सब्सटेंस में, यहाँ पर प्योर सब्सटेंस क्या था, सोडियम क्लोराइड। प्योर सब्सटेंस हमारा था सोडियम क्लोराइड, और उस सोडियम क्लोराइड में अगर हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाते हैं, ध्यान से सुनना, स्ट्रोंशियम क्लोराइड एक तरह का क्या है, फॉरेन सब्सटेंस है, एक तरह की इम्प्योरिटी है, वो मिलाया गया और इस मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। डोपिंग करने के बाद हुआ क्या कि 2 सोडियम की जगह को एक स्ट्रोंशियम ने ऑक्यूपाई कर लिया और चार्ज आपका बैलेंस है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये तो था हमारा जो पोर्शन था डिफेक्ट का। ठीक है, ये डिफेक्ट का पोर्शन हमारा पूरा का पूरा क्लियर हुआ। अब हम लोग तुरंत पढ़ते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन में डेंसिटी, ठीक, रेडियस रेशियो, ये 2 चीज़ें हम लोगों को बस कवर करनी है। और उसके बाद जो एनसीईआरटी का सोल्यूशन है वो पीडीएफ फॉर्म में आपका लिंक में दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी के सोल्यूशंस ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट आता है आपका, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जा करके, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्लियर करते हैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हमें क्लियर करना है। ठीक, तो इसमें न्यूमेरिकल में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है आपका पोर्शन डेंसिटी ऑफ यूनिट शेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट शेल, पहले इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक, और उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको क्लियर करना हो अगर, तो यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने के लिए कुछ हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं, कुछ सपोजिशन कर लेते हैं कि इफ़, एक फार्मूला छोटा सा है हमें डिराइव करना है। डिराइव क्या करना है, बस नोट करना है। इफ़ एज लेंथ ऑफ यूनिट शेल, एज लेंथ of unit cell is a, ठीक, if as length of unit cell is a, then volume will be, volume of unit cell will be a cube, no doubt। ठीक, और सपोज कर लेते हैं कि देयर आर z atoms in a unit shell। नंबर ऑफ एटम सपोज कर लेते हैं z, ठीक, जो हमने कैलकुलेट किया था बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4, वो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है आपका z। ठीक, देन मास ऑफ द मटेरियल इन 1 यूनिट शेल, मास, टोटल मास क्या होगा, मास ऑफ यूनिट शेल, यूनिट सेल का मास। अच्छा, अब ये यूनिट सेल का मास हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट सेल का मास क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूनिट सेल की ही डेंसिटी निकालनी है। और यूनिट सेल एक्चुअल में होता क्या है, यूनिट सेल एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, एक बस सिंपल एक शेप होता है। अगर यूनिट सेल के मास की बात की जाए तो यूनिट सेल का मास का मतलब होता है जो एटम्स उसमें हैं सिर्फ वही, ठीक, जो एटम्स उसमें हैं सिर्फ उसी का मास, क्योंकि यूनिट सेल कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यूनिट सेल सिंपली एक शेप होता है। तो मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, z इंटू स्मॉल m सपोज कर लेते हैं, वेयर स्मॉल m क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम या मास ऑफ ईच एटम। स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ ईच एटम।
एक एटम का मास हो जाएगा। तो डेंसिटी हम क्या जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी को रो से डिनोट कर दिया जाता है। रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट शेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल, मास ऑफ यूनिट शेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल, मास ऑफ यूनिट शेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल, ठीक, इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब, z इंटू एम अपॉन ए क्यूब, ठीक। ये स्मॉल एम है आपका, ठीक है, ये मास ऑफ एक एटम, ठीक है, मास ऑफ वन एटम। तो एक एटम का मास हमारे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग स्मॉल एम को, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल एम को रिप्लेस करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक। कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम आपका मोलर मास ऑफ दैट एटम है, मोलर मास, ठीक। एक मोल एटम का मास, एक मोल एटम का मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एक एटम का मास निकल आ जाएगा कि नहीं, ओके। तो रो का जो सबसे जनरलाइज फार्मूला होता है वो होता है जेड मोलर मास अपॉन ए क्यूब, और यहाँ हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर, ठीक। ये जो फार्मूला निकल करके आ रहा है आपका, इसको बॉक्स में बंद कर लो भाई, क्योंकि ये निकल ना जाए बॉक्स से कहीं, ठीक। ये आपका फार्मूला आ जाएगा और इस फार्मूले पर बेस्ड हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ओके। अब इसमें किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसमें जनरली डेंसिटी तो कम पूछी जाती है, एज लेंथ पूछा जाता है, देखिए इसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशंस होंगे, ठीक है, जेड पूछा जाता है और ये मोलर मास, इन्हीं तीनों में घुमा फिरा करके चीज़ें पूछी जाती हैं। ज़्यादातर जेड पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर जेड पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स या किस टाइप के यूनिट शेल वो है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स, यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन लिख लिया जाए, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, ये आपके साथ साथ इसलिए लिखता चल रहा हूँ मैं कि आप भी नोट बनाते चलिए, एफसीसी लैटिस, ओके। इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट शेल इज, इफ एज लेंथ of unit shell is 4.07 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे ज़रूरी चीज़, आप यूनिट का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। एंड डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी इज़ 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अच्छा, जिस फॉर्म में आपका लेंथ दिया हुआ है, जिस सिस्टम में, उसी सिस्टम में आपका डेंसिटी भी दी हुई है, ठीक। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, ओके। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें जो है देखनी होंगी। ये देख करके ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ फॉर्मूला आपका लगना है डेंसिटी वाला, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है, ठीक। फॉर्मूला आपका लगेगा डेंसिटी, रो इज इक्वल टू जेड कैपिटल एम मोलर मास अपॉन ए क्यूब एन ए, ठीक। हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, हमारे पास एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ है आपकी 4.077 या 7 दिया हुआ है, इंटू 4.07 इंटू 10 to the power
-8 ओके सेंटीमीटर। डेंसिटी दी हुई है, रो कितना दिया हुआ है, रो दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, जेड, अगर ये FCC है तो जेड की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक, और एन हम लोग जानते हैं एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, हम रो के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ओके, जेड कितना है आपका, या डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ से कैपिटल एम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कैपिटल एम आपका क्या निकल करके आएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू आपका डी। ठीक है, कैपिटल एम इज इक्वल टू डी टी, या आप अगर डेंसिटी को रो से डिनोट कर रहे हैं तो आप रो लिख सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, रो A³ NA अपॉन जेड। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुटाइए जल्दी से, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4.07 इंटू 10⁻⁻8 होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए यूनिट हम चेंज नहीं करते हैं। इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 टोटल डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू क्या है, 4। और यहाँ से आपका मोलर मास सिल्वर का इसको सॉल्व करने पर निकल करके क्या आ जाता है, 107.13 107.13। ठीक, अब यहाँ पर एटॉमिक मास पूछा है, ये आएगा आपका आंसर ग्राम पर मोल। देखिए छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ का आपका नंबर कट सकता है। अगर यहाँ पर मोलर मास पूछा होता तो हम यही आंसर छोड़ देते। ठीक, बट अगर एटॉमिक मास पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 107.13 यूनिफाइड मास या AMU, इस तरह से लेकर के यहाँ पर छोड़ते हैं। ठीक, तो ये आपका एक तरह का न्यूमेरिकल ये हो गया, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है वो हम लोग देख लेते हैं। सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ही एक्सरसाइज का है, नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर। ठीक है, नियोबियम ठीक क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर। ठीक, नियोबियम crystallizes in BCC structure and density if rho, यानी कि density is 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। ओके, एटॉमिक रेडियस पूछा जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। फोकस कर लिया जाए थोड़ा सा, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस of niobium using its atomic mass unified mass, using its atomic mass is 93 unified mass। ओके, इसका एटॉमिक मास कितना दिया है, 93 यूनिफाइड मास दिया हुआ है। ओके, अब ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमको एक चीज़ तो समझ में आ जा रही है कि हमको
यहाँ पर रिलेशन निकालना पड़ेगा। आर और ए का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। हमने डिराइव भी किया है इसके पहले, ठीक है, कुछ देर पहले ही हमने आर और ए में रिलेशन डिराइव किया है। कहाँ पर? जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? रो कितना दिया हुआ है? रो आपका गिवन है 8.55। ओके, एटॉमिक मास यानी कि कैपिटल एम इज इक्वल टू 93 ग्राम पर मोल कर देंगे, मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पर मोल कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर मास। ओके, इसके बाद आपका z की वैल्यू कितनी दी है? BCC है तो z की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। आपने कैलकुलेट किया है पहले अभी। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, अब फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, और हम पता क्या करते हैं, हमें रेडियस पता करना है, आर पता करना है, और BCC ये दिया हुआ है। ठीक है, हम रेडियस से पहले क्या पता कर लेंगे? ए पता करेंगे, एज लेंथ, और एज लेंथ और आर के बीच का रिलेशन हमें BCC में पता है। ठीक है, क्या होता है? R इज इक्वल टू √3/4A। ठीक, वो वैल्यू हम पुट करेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारा काम है एज लेंथ निकालना। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? डेंसिटी यानी कि D, डेंसिटी का फॉर्मूला आपका निकल करके आता है रो इज इक्वल टू Z कैपिटल M अपॉन A³ ठीक, तो यहाँ से आपका A³ क्या निकल कर आएगा? इम्प्लाइज दैट A³ इज इक्वल टू Z कैपिटल M अपॉन ρNA। वैल्यू पुट किया जाए। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। A³ क्या निकल करके आ जाएगा आपका? 2 इंटू 93 टोटल डिवाइडेड बाई 8.55 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, आप इसको सॉल्व करते हो तो A³ की वैल्यू कितनी निकल करके आती है? A³ की वैल्यू निकल करके आती है आपकी 3.612। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, 10⁻⁻23। ठीक, ये मैं पहले से सॉल्व करके बैठा हूँ इसलिए तुरंत इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। आपको सॉल्व करना पड़ेगा A³। ठीक, ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। पर हमें ज़रूरत है किसकी? A की। हमें इसका क्यूब रूट निकालना होगा। ठीक, तो इसका क्यूब रूट निकालने पर आता है आपका 3.306। ये A³ की वैल्यू है, फिर इसका क्यूब रूट निकालेंगे 3.306 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई। ओके, ए की वैल्यू आ गई। अब फॉर BCC वी नो दैट R इज इक्वल टू √3/4A। हम लोगों ने ये रिलेशन पहले डिराइव किया हुआ है। वैल्यू पुट करते हैं। √3/4 इंटू 3.306 इंटू 10⁻⁻8। ठीक, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा आपका? 1.432 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इक्वल टू, आप 14.32 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। ठीक, 10⁻�9 सेंटीमीटर कर देते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन में ही आप आंसर रहने दीजिए, या मीटर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 10⁻11 मीटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 मीटर कर देंगे, या सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में रख के 1.432 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आप यहीं पर ये आंसर आप लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पहले लिख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है क्वेश्चन? एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक, एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन CCP। ठीक, जब भी क्यूबिक क्लोज पैक कहा जाए तो आप Z की वैल्यू 4 सपोज कर लोगे। ठीक है, 4 होता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग हमेशा कैसी होती है? फेस सेंटर्ड होती है। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग हमेशा कैसी होती है? फेस सेंटर्ड होती है। ओके, CCP स्ट्रक्चर, इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। इट्स मेटेलिक रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, इज 125 पिकोमीटर। ठीक, पिकोमीटर दिया है। आप 1 पिकोमीटर की वैल्यू जानते हैं। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। बहुत आसान है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी यूनिट शेल्स आर देयर इन how many unit cells are there, ये important question है, are there in 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक, ये आपका जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, जो सेकंड पार्ट है इसका। कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। फॉर CCP स्ट्रक्चर, हम जानते हैं CCP स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर। फॉर CCP स्ट्रक्चर A इज इक्वल टू 2√2R, A इज इक्वल टू 2√2R। ठीक, इज इक्वल टू 2√2R कितना दिया है? 125 पिकोमीटर में ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है? इज इक्वल टू 353.55 पिकोमीटर। अप्रॉक्स में क्या कर लेंगे हम लोग? 354 पिकोमीटर। ओके, सेकंड पार्ट, इसी का ही सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट क्या पूछा? हाउ मेनी यूनिट शेल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या करेंगे? एक यूनिट शेल का वॉल्यूम निकाल लें। ठीक, एक यूनिट शेल का वॉल्यूम निकाल करके जो टोटल ये वॉल्यूम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको डिवाइड कर दें। अब जैसे आप लोगों को निकालना होता है नंबर ऑफ ब्रेक्स इन अ वॉल। ठीक है, एक दीवार में अगर हमें नंबर ऑफ ब्रेक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टोटल आप वॉल का वॉल्यूम निकाल लीजिए डिवाइडेड बाय एक ब्रिक का या एक ईंटे का वॉल्यूम। तो वही काम यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट शेल क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट शेल आपका ए क्यूब करना हम लोग को। एच लेंथ कितना दिया हुआ है? 354 पिकोमीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट शेल इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी कि 354 पिकोमीटर का क्यूब। आप इसका टोटल का क्यूब कर दोगे, क्यूब क्या निकल के आएगा? अब भाई जो है मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है पहले से, तो मैं तो निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, क्या आएगा आपका? 4.4 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये सेंटीमीटर क्यूब में मैंने क्यों कन्वर्ट कर दिया इसको? क्योंकि आपका जो वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट शेल,
नंबर ऑफ यूनिट शेल कैसे निकलेगा? यूनिट शेल 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 4.4 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना निकल करके आता है आपका 2.27 इंटू 10⁻22 यूनिट शेल। ये आ गए आपके नंबर ऑफ यूनिट शेल।